जय हिंद। और इससे पिछले वीडियो में मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बीएनएस के अध्याय 3 का धारा 24 तक का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। जो सिलेबस के अनुसार था, बुनियादी प्रश्न के सिलेबस के अनुसार था, उनमें 24 तक के धारा को हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग को देखना है 34 से 44 तक, जिसमें से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, सिलेबस में हालांकि ये 34 से 44 तक नहीं है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, लेकिन ये सभी कंटेंट एक साथ बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिएगा। इसलिए हमने सोचा कि 34 से 44 तक को पूरा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। बीएनएसएस 2023 में आज हम लोग देखेंगे क्या आज हम लोग देखेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है क्या? देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा दो चीजों की हो सकती है। किस किस की? तो एक तो हो सकता है शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा हो सकता है, और दूसरा क्या होगा? संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा होगा। संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा होगा। इसके लिए बीएनएसएस के अध्याय 3 में धारा कहां से कहां तक है? तो धारा है आपको 34 से 44 तक। टोटल 10 धाराएं दिए गए हैं। 34 से 44 तक 11 धाराएं दिए गए हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, इसमें शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में पूरा जिक्र है, पूरा इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले 34 क्या कहता है। धारा 34 कहता है कि कोई कार्य क्या है? अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया हो। धारा 34 बीएनएसएस का धारा 34 में कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया हो। ठीक है, 34 कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसमें किया गया है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया है। यानी अपने रक्षा में जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या है? अपराध नहीं है। ठीक, धारा 34 कहता है। अब धारा 35 क्या कहता है? इस प्राइवेट प्रतिरक्षा को बांट दिया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कितने माने क्या हो, माने किस किस का प्राइवेट प्रतिरक्षा हो सकता है। यही धारा 35 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा किसका किसका होगा? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा को दो भागों में बांटा है। एक दिया है 35 के क्लोज 1 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की उल्लेख किसमें है? तो 35 से क्लोज 1 में। ठीक है, अब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसका शरीर के? तो एक तो हो सकता है स्वयं के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा करेंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या होगा कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की। ठीक है, मतलब स्वयं के शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ है कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी कुछ उस तरह के कार्य हो रहे हैं, उनकी रक्षा का अधिकार होगा। यानी उनकी रक्षा में किया गया कार्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा। 35 का क्लोज 1 कहता है। 35 का क्लोज 2 क्या कहता है? 35 का क्लोज 2 कहता है संपत्ति की, यानी संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
अब इसमें भी दो कैटेगरी है, एक स्वयं के संपत्ति और इसका दूसरा भाग किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति, किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति। ठीक है, 35 से क्लोज वन में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा को अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा दो भागों में बांटा गया है। इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा एक तो हो जाएगा शरीर का और दूसरा संपत्ति का। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में कहा है तो धारा 34 में, और इसका दो भाग कहाँ कहाँ बांटा गया है तो धारा 35 में, दो भाग में बांट दिया। ठीक है, अब इसके बाद शरीर के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की यदि बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, धारा 38 हो जाएगा, धारा 39 हो जाएगा, धारा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब संपत्ति के 41, 42 और 43 हो जाएगा। फिर एक आएगा 44 हम लोग का बचेगा, ये भी शरीर के ही विरुद्ध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसमें किसी अन्य यानी निर्दोष व्यक्ति को भी इसमें अगर मतलब उपहति कैद करना पड़े उस तरह के कंडीशन में लाया गया है। यानी हम लोग जब प्राइवेट प्रतिरक्षा को जब देखते हैं तो धारा 34 में क्या है, इसका परिभाषा है, धारा 35 में इसको दो भागों में बांटा है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में 38, 39, 40 में, और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में धारा 41, 42 और 43 में। हम लोग अभी क्या देखें 35 में, 35 से क्लोज 1 और 2। 35 से क्लोज 1 में देखें क्या कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करता है जिसमें स्वयं और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा, और 35 से क्लोज 2 में देखते हैं क्या कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जिसमें स्वयं के संपत्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के भी संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 35 के बाद हम लोग देखेंगे क्या, धारा 36, धारा 36। धारा 36 क्या कहता है, विकृत व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, धारा 36 के थोड़ा सा एग्जाम्पल के में भी हम समझेंगे। धारा 36 में कहता है विकृत व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब देखिए, एक व्यक्ति ए है या एक व्यक्ति राम जो है, यह क्या है, विकृत व्यक्ति है, और इसके द्वारा क्या कहता है, श्याम पर हमला किया जाता है। हमला किस पर होता है, श्याम पर, और श्याम को ऐसा लग, ठीक है, तो राम यानी हमला किया श्याम पर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं क्या कि राम तो हमला कर दिया, तो राम क्या है, विकृत व्यक्ति है, और बीएनएस के धारा 22 क्या कहता है कि विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है, अपराध नहीं है। यानी इस राम को तो इसका लाभ मिलेगा, यानी बीएनएस के धारा 22 का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर धारा 36 में कहता है कि यदि विकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो इस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी किस तरह का अधिकार है, मतलब ऐसा अधिकार है जैसे मान के चलिए कि यह राम यदि विकृत नहीं रहते हुए यह पूरे तरह से स्वस्थ है, और स्वस्थ रहते हुए यदि हमला करता है और जिस प्रकार से इसको अधिकार प्राप्त होता है वही सेम अधिकार यदि यह विकृत भी है तब भी है। बात को समझिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझना होगा आपको, इसलिए कि इसमें है क्या, राम विकृत व्यक्ति है। आप बीएनएस के धारा 22 में पढ़ चुके हैं क्या कि विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। ठीक, अपराध नहीं होगा, तो यानी इसके द्वारा जो कार्य किया गया वह अपराध तो नहीं है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन
इस व्यक्ति को यानी जिस पर यह हमला किया है इस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। मतलब उस स्थिति के तक में है जैसे मान के चलिए कि यह राम जो है विकसित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, क्लियर। यही पर धारा 36 यही बात करता है कि विकसित व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक, अब आइए धारा 37, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा 37 भी है। धारा 37 क्या है? धारा 37 प्राइवेट प्रतिरक्षा का सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का सीमा। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का सीमा निर्धारित करता है कौन सा? धारा 37। ठीक है, तो धारा 37 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का सीमा क्या निर्धारित करता है कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी लोक सेवक के द्वारा किए जाने वाले कार्य या किए जा रहे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। अब यहां पर एक कंडीशन को समझिएगा। यदि कोई लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के विरुद्ध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक, ये तो बात होगी। लेकिन इसमें है क्या कि यदि उस लोक सेवक के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसमें मतलब मृत्यु या घोर उपहति होने की आशंका है, जबकि वह उसके लिए बाध्य नहीं है, यानी जिसके विरुद्ध वह कार्य कर रहा है जिसमें मृत्यु या घोर उपहति उस व्यक्ति को हो सकता है और उस व्यक्ति वह उसके लिए बाध्य नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को, यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए कि ए एक लोक सेवक है, लोक सेवक है और यहाँ पर बी एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, माने इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का यहाँ अधिकार नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन हो सकता है कि यदि वह इस लोक सेवक को नहीं जानता हो। ठीक, कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं उसकी कुछ प्रूफ होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई पुलिसकर्मी है, किसी को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ अन्य कोई पुलिसकर्मी होते हैं तो लोग समझते हैं कि भाई पुलिसकर्मी है, पुलिस की गाड़ी होती है, उनकी वर्दी होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज में हो जाता है कि नहीं भाई ये है, तो ये जान गए कि नहीं ये लोक सेवक है। अब कोई पुलिसकर्मी है जो परिधान धान नहीं किए हुए हैं और किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, वहां पर जो पब्लिक है या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं वह व्यक्ति नहीं जान सकता है कि ये लोक सेवक है या पुलिसकर्मी है। तो वैसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही यहाँ पर देखिए, लोक सेवा के द्वारा किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक, लेकिन उसके लिए कंडीशन हमने बता दिया कि यदि इस व्यक्ति को अब लगता है यह व्यक्ति कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें साधारण सजा हो। ठीक, अब ये ऐसा लोक सेवक जो इसके विरुद्ध ऐसा कार्य करते हैं जिससे इसकी मृत्यु हो सकती है या घोर उपहति हो सकती है, तब इसको अधिकार है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर इसके कंडीशन में दिया गया है। ठीक, अब चलिए दूसरी बात देखें। इसकी दूसरी बात होगा क्या? दूसरी बात होगा कि लोक सेवक के निर्देश पर, लोक सेवक के निर्देश पर किए जा रहे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कोई लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य हो रहा है उस स्थिति में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। तीसरा कंडीशन एक और क्या है? एक और कंडीशन है कि जहां लोक सेवक की सहायता पाने का साधन है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लोक सेवक की सहायता पाने के साधन होने पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। अधिकार नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको समझिए।
यदि लगता है कि यदि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ए के विरुद्ध ए अब बी के विरुद्ध, ठीक है, अब ये ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसमें इसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यही नजदीक में ही कोई लोक सेवक हैं, ठीक है, या नजदीक की कोई पुलिस है, कोई थाना है, तो अगर इसको लगता है कि हम लोक सेवक की सहायता पा सकते हैं, तो लोक सेवा की सहायता पाने की स्थिति में इनको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यानी इनको लगता है कि इसके द्वारा जो घोर उपहत्या की जा रही है, उतने समय में, जब तक कि हमको घोर उपहत्या करता है उतनी समय में हमें पुलिस क्या कर दे, मदद कर दे, या कोई लोक सेवक हमें मदद कर सकता है, तब इनको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वहां नहीं होगा, ठीक है। अब आइए दूसरी एक और कंडीशन इसका, 37 का क्लोज 1 तो हो गया। अब 37 का क्लोज 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने के लिए तभी होगा जब वह व्यक्ति उस अपराध के तरफ दोषी हो, ठीक है। यहाँ पर एकदम कंडीशन कर दिया है कि आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उतना ही तक है, उतना ही है जितना से उस कार्य को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है या रोका जा सकता था, ठीक है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध ऐसा कार्य कर रहा है जिसको यदि हम साधारण रूप से घायल कर दें तब भी वह कार्य नहीं कर सकता है, तो वहां घायल कर दे तक ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि अब मान के चलिए कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम उसको अगर पैर में ही उसको पैर इंजर्ड कर देते हैं और वो कार्य रुक जाता है, तो उसको सिर्फ पैर इंजर्ड करके ही अपने कार्य को रोक लेना है, यानी अपने विरुद्ध होने वाले कार्य को रोकना है। यहाँ पर 37 से क्लोज 2 कह देता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इतना ही है जितना से उस कार्य को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब साधारण कार्य हो रहा है और आप उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में उस किसी व्यक्ति को मृत्यु कर देते हैं या किसी व्यक्ति को घोर उपहत्या कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 37 में स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो होगा उतना ही होगा जितना से उस कार्य को रोका जा सकता है, ठीक। तो 34, 35, 36 और 37 तक में ये पूरे क्या हुआ, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है कि किनको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कैसे कैसे है। अब ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि प्राइवेट प्रतिरक्षा को 2 भागों हम लोग बांटे, एक तो बांटे शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा, दूसरा क्या बांटे संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब इसके बाद जो धारा होगी 38, अब हम लोग इसके बाद कुछ धारा को एक साथ देखेंगे। एक साथ देखते हैं क्या। अब है क्या कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक, मृत्यु कारित करने तक। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। क्यों? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है, 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो हम लोग कह सकते हैं कि शरीर के विरुद्ध, यानी शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक, और दूसरा हम कह सकते हैं संपत्ति के विरुद्ध, ठीक है। शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक में किसमें होगा, इसके लिए धारा कौन सा होगा, तो इसके लिए धारा होगा 38, और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के लिए धारा कौन सा होगा, तो इसके लिए धारा होगा 41। समझिएगा, दोनों में सेम मतलब बातें हैं। शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक ये धारा 38 में दिया गया है। संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक धारा 41 में दिया गया है, ठीक। यानी किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, इसको यह संदेह हो जाता है या विश्वास हो जाता है कि बी नाम के जो व्यक्ति इस पर हमला कर रहा है उससे उसको क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है,
पहला कंडीशन क्या होगा, शरीर में पहला कंडीशन हो जाएगा मृत्यु या घोर उपहति होने की संदेह पर, माने पूर्ण संदेह, पूर्ण विश्वास है कि वह व्यक्ति जो है उसके हमले से किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है या घोर उपहति हो सकता है, तो उसको प्राइवेट प्रत्याशा का विस्तार कहाँ तक है, मृत्यु का तक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर मतलब ऐसा लगता है कि अम्ल फेंक रहा है, अम्ल हमला हो रहा है, ठीक है, तो अम्ल फेंक करके कोई हमला करता है, वैसी स्थिति में भी क्या है, प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार का विस्तार मृत्यु का करने तक का है, ठीक है। यानी एसिड अटैक में, अम्ल हमला में, अम्ल हमला के अपराध में या अम्ल हमला के प्रयास के अपराध में। तीसरा बलात्संग के अपराध में, बलात्संग के अपराध में। चौथा अपहरण, व्यपहरण के अपराध में। पांचवा प्रकृति विरुद्ध काम वासना के अपराध में, ठीक है, इत्यादि। मतलब इस तरह के कोई कंडीशन लगते हैं तो वैसे कंडीशन में शरीर के प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार का विस्तार कहाँ तक हो जाएगा, मृत्यु काल तक हो जाएगा, ठीक है। अब वही अब यहाँ ये संपत्ति के विरुद्ध में क्या हो जाएगा, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार में क्या होगा, लूट, किसी व्यक्ति के साथ लूट हो रहा है तो वैसी स्थिति में। दूसरा गृह भेदन, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पूर्व, ठीक है, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पूर्व यदि क्या होता है, गृह भेदन होता है, गृह भेदन के अपराध में मृत्यु काल तक का प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार होगा। इसके बाद आप कंडीशन कर सकते हैं क्या, और कंडीशन कर सकते हैं रिष्टि। अब रिष्टि में अग्नि से रिष्टि का मतलब होता है क्या, क्षति करना, ठीक है, तो उस तरह के रिष्टि है, अग्नि से रिष्टि कर रहा है, विस्फोटक पदार्थ से रिष्टि कर रहा है, विस्फोटक पदार्थ से कोई रिष्टि कर रहा है, ठीक है। इसके बाद चोरी भी जो है ये मतलब ये सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पूर्व का यदि चोरी हो रहा है तो उन सभी प्रक्रियाओं में यानी उन सभी कार्य में क्या होगा, प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार कहाँ तक होगा, मृत्यु काल तक का इसका अधिकार होगा, ठीक है। ये कह देता है धारा 41, ठीक। चल अब धारा 41 के बाद धारा 38 और 41 हम लोग समझ लिए। धारा 38 में क्या है, प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार का विस्तार मृत्यु काल तक में कहाँ कहाँ, तो भाई शरीर के लिए धारा 38 और संपत्ति के लिए धारा 41। अब देखिए, अब इसी में है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न, ठीक है। तो मृत्यु से भिन्न के लिए भी फिर दो धारा हम लोग लेकर चलेंगे। धारा कौन सा, यहां पर हो जाएगा धारा 39 और इसके लिए धारा कौन सा हो जाएगा 42। यानी शरीर के लिए कौन सा, तो शरीर के लिए हो जाएगा मृत्यु से भिन्न प्राइवेट प्रत्याशा का अधिकार मृत्यु से भिन्न शरीर के लिए कौन सा हो जाएगा, धारा 39 में जिक्र किया गया है, और संपत्ति के लिए धारा कौन सा 42 में जिक्र किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को यह संदेह होता है कि उस व्यक्ति के हमला से मृत्यु नहीं होगा, उस व्यक्ति के हमला से उपहति हो सकता है, तो यहाँ पर मृत्यु से भिन्न उपहति की बातें की गई है।
अब यहाँ पर जब हम लोग मृत्यु का तक के यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ एक कंडीशन जो रखिएगा कि जो धारा 37 में उल्लेख किया गया है उसके कंडीशन को मानते हो, ठीक है। यानी हमको लगता है यदि जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कर रहा है, ठीक है, और उस अवरोध की स्थिति में लगता है कि हम उस व्यक्ति को सिर्फ जख्मी ही कर देंगे तो हम उसके अवरोध से बच सकते हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में उसको मृत्यु कैद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर यह चीज रखना होगा कि जैसे ही विस्तार मृत्यु कैद तक होगा तो हम लोग 37 के प्रावधान को देखते हुए ही आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, ये बात एकदम डिफिनेट रखिएगा, ठीक है। अब आइए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न में हम लोग देख लेंगे शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न धारा 39 में, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न धारा 42 में। अब इसके बाद आइए, इसके बाद क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं उसका बने रहना। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक रहता है, यहाँ पर जिक्र किया गया। शरीर के लिए फिर इसी प्रकार से शरीर के लिए कौन सा धारा हो जाएगा, तो शरीर के लिए धारा हो जाएगा 40, और इसके लिए धारा कौन सा हो जाएगा, तो संपत्ति के लिए धारा हो जाएगा 43, ठीक है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा आपका प्रारंभ कब होता है, धारा 40 कहता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को शरीर के विरुद्ध यदि होगा कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ कब होता है, तो जब उसको लगता है कि कोई हमारे साथ अपहानि हो रहा है या ये उपहति हो रहा है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में उस उपहति को रोकने से ही, यानी जैसे ही उस पर आशंका हुआ तब तक में ये उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार शुरू हो जाता है, और जब तक वह रुक नहीं जाता है तब तक ये क्या रहता है, बने रहता है, ठीक। उसी प्रकार से संपत्ति में है क्या कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी संपत्ति की क्या हो रही है, अपहानि हो रही है, कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति को चुरा रहा है, लूट रहा है, यानी जैसे ही उसको लगता है कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है या लूट रहा है, तब से इसके प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और कब तक रहेगा, जब तक वह चोरी रुक नहीं जाए या उस वस्तु को वह प्राप्त नहीं कर ले, तब तक इसका प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको दो भागों में सिर्फ धारा को याद कर सकते हैं, इधर 38, 39, 40, और इसके लिए धारा 41, 42 और 43, और बस यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु का तक, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 38 में, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 41 में, फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न धारा 39 में शरीर के लिए और धारा 42 में संपत्ति के लिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना, उसके लागू रहना, ठीक है, या बने रहना शरीर के लिए 40 और संपत्ति के लिए 43, ठीक। अब एक धारा बच जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा हम लोग को 44 में, धारा 44 धारा 44 शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा जिसमें किसी निर्दोष व्यक्ति के अपहानि होने की आशंका हो, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, धारा 44। अब ए एक क्या है, ए एक पुलिस पदाधिकारी है, ठीक है। अब ये कहीं जाते हैं, किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं या किसी गांव में किसी कार्य के अनुसंधान में जाते हैं, अन्वेषण में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, ग्रामीण द्वारा इन पर हमला किया जाने लगता है, ठीक है, हमला किया जाने लगता है, और ग्रामीण द्वारा ऐसा हमला है जिससे इनको लगता है कि इनकी मृत्यु या इनकी अपहानि हो ही जाती, तो ये क्या करेंगे, अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग करते हुए, ठीक है, क्या करते हैं,
फायर करते हैं या उन पर गोली चलाते हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में और इस भीड़ में बच्चा भी है, तो बच्चा का तो कोई दोष नहीं, बच्चा छोटा छोटा है, उस छोटा छोटा बच्चा का तो कोई दोष है नहीं, लेकिन उस भीड़ में है और कोई बच्चा क्या हो जाता है उसमें मतलब किसी बच्चा का मृत्यु हो जाती है, तब भी इनके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, अपराध नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपना हमला किया, ठीक है। तो यहाँ पर यही धारा 44 जो होता है यही बातें करती है। अब एक चीज आप जान जाइए कि जो भी हम लोग इसमें साधारण अपवाद में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह के कार्य हुआ तो उसमें केस नहीं होगा। मान के चले कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ए बी की मृत्यु कर देता है, ठीक है, तो ए बी की जैसे ही मृत्यु करेगा तो ये सारी चीजें होंगी, केस होगा, FIR रजिस्टर्ड होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो सभी अनुसंधान के बाद जो भी अनुसंधान में बातें आएंगी उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया है या उनकी जो अपराधी है उसका उम्र कम है, ठीक है, ये सभी तो अनुसंधान में आएगा, पहले तो केस हो ही जाएगा, केस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें तथ्य पर डिपेंड करता है कि तथ्य जो होगा वो कैसा होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी तरह के केस की बातें हो, ठीक है, सुनवाई की बातें हो, तो उसमें हमेशा व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अच्छे वकील हों, अच्छे शब्दों के जानकार वकील रहेंगे तो केस के साथ क्या करते हैं, शब्द के साथ ही केस से वो खेलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में देखें अध्याय 3 के अंतर्गत ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया और हमें विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। इसको 2 भागों हम लोग बांट दिए हैं। हम लोगों ने बांटा क्या कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, दूसरा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। शरीर के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू होगा कहाँ से 38, धारा 39 और धारा 40, ये 3 धारा हो गया शरीर के लिए, और संपत्ति के लिए धारा 41, 42 और 43, और ऊपर में हम लोग जो धारा पढ़े 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। 35 में प्राइवेट प्रतिरक्षा किसका होगा, यानी 2 भागों में होगा, शरीर के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा होगा और संपत्ति के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 36 में देखें कि विकित व्यक्ति द्वारा किए गए हमला के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। और 37 में हम लोग देखा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए सीमा निर्धारित करना किया गया है, यानी यदि कोई लोक सेवा कोई कार्य कर रहे हैं उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं रहता है, या लोक सेवा के निर्देश पर कोई कार्य किया जा रहा है उसमें भी नहीं रहता है। तीसरा कंडीशन ये भी हम लोग देखा कि यदि ऐसा है कि लोक सेवक से सहायता पाया जा सकता है, वैसी परिस्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को समझने की कोशिश किया। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से होता क्या है कि आदमी उत्साहित होता है कि मतलब हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो सही है कि नहीं है। थोड़ा कमेंट कीजिएगा तो उस पर आदमी मोटिवेट भी होता है कि हम जो बना रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं कि नहीं, या फिर हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है वो पसंद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो हम फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, यहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।